हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में और उसके इंजन के शेप्स के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वापस आ जाओ और वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि भी आप देख पा रहे होगे, F-22 रैप्टर है जो भी आपको स्क्रीन पे एक विजुअल दिख रहा होगा। तो इसके इंजन की आप शेप को अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो ये एक यूनिक शेप है जो कि अभी तक किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं आया है। तो आमतौर पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसी शेप क्यों हमारे एमका में नहीं है, क्या हम इसे बना नहीं सकते, या फिर आने वाले जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इवन रशिया का सुकोई 57 या फिर साउथ कोरिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके पास भी ऐसे इंजन के शेप्स वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। तो पहले अगर हम जान लेते हैं ऐसे इंजन की शेप्स क्यों ज़रूरत होती है और इसकी ज़रूरत कब थी कर लेते हैं। आमतौर पर जब भी फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया जाता है और उन पर मिसाइल्स को मारी जाती हैं तो उसमें दो तरीके का मिसाइल्स यूज़ होते हैं, एक तो इंफ्रारेड मिसाइल्स और एक रडार गाइडेड मिसाइल्स। ये एक्टिव और पैसिव हो सकते हैं लेकिन इनका जो सीकर है वो ऑलमोस्ट एक प्रकार का ही होता है। जैसा कि भी इमेज में देख पा रहे होगे, ये एयरक्राफ्ट ने जिस मिसाइल को फायर किया है वो एक रडार गाइडेड मिसाइल्स है और इसके आगे एक रडार सीकर लगा हुआ है जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसे बैटरी से पावर किया जाता है। और इस मिसाइल को शुरुआती गाइडेंस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम की तरफ से मिलती है और जब ये अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाता है तो उसके बाद इसका रडार सीकर ऑन होता है और तब जाकर ये स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करके लॉक कर लेता है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में। उनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होता है और उसके बाद अगर इसे लॉक किया भी जा रहा है तो ये वहाँ से बच निकलने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से स्टेल्थी नहीं होता है। ऑलमोस्ट इसके जो फ्रंट का जो पार्ट है और साइड के जो विंग्स के पार्ट हैं सिर्फ वही स्टेल्थी होते हैं। लेकिन अगर एक फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है तो उसका जो पीछे का पार्ट है, जो टॉप पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है, ये स्टेल्थी नहीं होता। पीछे से इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो ऑलमोस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि सुकोई 30 MKI और राफेल की तरह ही इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है होता है। F-22 रैप्टर को पीछे से देखोगे तो उसके इंजन्स आराम से दिखाई देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है अगर जेट इंजन टरबाइन के हों या कार्बन के, अगर वो वहाँ से उड़ रहा है, अगर उस वहाँ से थ्रस्ट निकल रहा है तो ज़रूर वहाँ से हीट भी निकल रही होगी। तो अब बात कर लेते हैं इंफ्रारेड मिसाइल्स के बारे में। इंफ्रारेड मिसाइल में आगे की ओर सीकर लगा होता है, इंफ्रारेड सीकर, और जैसे ही उसे कोई सिग्नल मिलता है वो खुद ही इसे उस एयरक्राफ्ट के ऊपर लॉक कर लेता है। तो चाहे वो एयरक्राफ्ट कोई भी हो, F-22 रैप्टर ही, वो कितना भी मनूवर कर ले, लेकिन अगर वो मिसाइल अगर उसे ओपन फील्ड में लॉक कर ली गई है तो वो इसे हिट करेगा। अब रडार सीकर को समझने के लिए आपको ब्लैक बॉडी समझने की ज़रूरत है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट एक फिजिकल बॉडी को डिफाइन करता है जो उस पर आ रही हर तरह की मैग्नेटिक वेव्स और उसके ऊपर आ रही हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, वो किसी भी एंगल पे आ रही हो या फिर किसी भी फ्रिक्वेंसी से आ रही हो। बॉडी एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और इसकी जो बॉडी है उसको डिफाइन करता है प्लैंक्स लॉ। और प्लैंक्स लॉ को समझने के लिए, और प्लैंक्स लॉ के तहत एक गिवन रेडिएशन की स्पेक्ट्रम डेंसिटी आप इजीली मेज़र कर सकते हैं। और अगर आप इस एग्जांपल से समझना चाहें तो आप स्टर्फ को देख सकते हैं। जैसे ही स्टर्फ का कॉइल गर्म होता है तो वो एकदम रेड होने लगता है। तो बिल्कुल एयरक्राफ्ट में भी इसी तरीके का सिचुएशन आती है और इसी तरीके से एयरक्राफ्ट के जो बाहर की बॉडी है वो काम करती है। जैसे कि उसका इंजन हुआ, उसके जो नीचे के पार्ट होते हैं, जो उसके टॉप के पार्ट होते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो के हिसाब से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है तो ये किसी न किसी तरीके से एक रेडिएशन इमिट कर ही देती है। अगर आप 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इतना कम टेम्परेचर एयरक्राफ्ट के किसी भी पार्ट या फिर किसी भी कॉर्नर पे नहीं हो सकता। इवन उसका जो फ्रंट का पार्ट है, जो उसे कहा जाता है ये पूरी तरीके से स्टेल्थ है, वहाँ पे भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जब आप एक एरोप्लेन को हवा में उड़ा रहे हो तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ वो घर्षण कर रहा होता है और इस फ्रिक्शन के कारण ये पार्ट्स जो हैं वो पूरी तरीके से गर्म हो जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आमतौर पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती हैं और इसे कोई भी इंफ्रारेड मिसाइल डिटेक्ट कर सकती है। और आजकल के जितने भी एडवांस इंफ्रारेड मिसाइल्स हैं वो इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये जो भी इमेज देख पा रहे होगे, ये F-22 रैप्टर का इंजन है
और इसका नाम है ब्रैट एंड विटनी F119, जिसे बनाने में बहुत ही पैसे लगे हैं और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और इसका मेंटेनेंस जो भी है वो भी बहुत हाई है और इसका कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी इंजन प्रेजेंट है सबसे एक्सपेंसिव है। लेकिन आज के समय में जितने भी एडवांस सीकर मिसाइल्स आ गए हैं तो उसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है बहुत ही कम रह गई है। तो इसी वजह से आने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर आप उसे कह सकते हो AMCA हो, जैसे कि आप इसके भी इंजन्स को देख पा रहे हो, ये भी राउंड शेप में है। चाहे आप US के F-35 को भी देख सकते हो, कोई भी वेरिएंट, सी वेरिएंट या फिर एयरफोर्स का वेरिएंट, वो भी किसी भी तरीके से इस तरह के इंजन्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक न एक तरीके से आप अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको इनविजिबल बना ही नहीं सकते। आप जैसे सुखोई 57 को भी देख सकते हो, इसके भी इंजन्स उसी शेप में आ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है तो उससे बचाना नामुमकिन है आज के समय में। अगर उसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका एक रडार बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप राफेल का एग्जांपल ले सकते हो, अगर राफेल ने J-20 को डिटेक्ट कर लिया है तो J-20 को गिरना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आज की वीडियो के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।